हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ अष्टांग हृदय सूत्र स्थान चौथा अध्याय रोग अनुत्पादनीय अध्याय। आज के लेक्चर में जो हमारे रेस्ट ऑफ द अधारणीय वेग रह गए हैं हम उन्हें पढ़ेंगे और उनके संबंधित जो चिकित्सा है उसे समझेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। चलिए तो अब देखते हैं कि निद्रा वेग से संबंधित कौन से विकार बताए गए हैं और उसकी चिकित्सा क्या बताई है। तो विकारों में सबसे पहले है मोह। ठीक है, मोह यानी क्या है? कंफ्यूजन। तो आपने देखा होगा कि कई बार आपको जब नींद आ रही होती है और आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो माइंड एक काफी कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में रहता है। ठीक है, उसके बाद है मूर्धा और नेत्रों, इन दोनों में भारीपन होना। ठीक है, गौरवता का एहसास होना। तो मूर्धा और नेत्रों में गौरवता। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपको आंखें भारी लगती हैं, है ना? तो ये हो गया निद्रा रोग का धारण से रोग। ठीक है, इसके बाद आलस्य। नींद पूरी नहीं होने पर आलस्य आता है। आलस्य यानी अनुत्साह टाइप का, लेजीनेस रहती है। उसके अलावा क्या होता है? जम्भाइयां आना, यानी कि उबासियां बहुत आती हैं, है ना? तो जम्भाइयां। ठीक है, और इसके अलावा अंग मर्द यानी पूरे शरीर में दर्द होता है ना? तो ये सब लक्षण आपको निद्रा वेग को धारण करने पर दिखाई देते हैं। ठीक है, और ऐसे में आपको चिकित्सा किस प्रकार की देनी है? तो आपको वो सभी कर्म करने हैं जिससे कि जो निद्रा है वो आ जाए। जैसे कि चिकित्सा में आपको नींद लाने के लिए यानी स्लीप इंड्यूसिंग, तो स्लीप इंड्यूस करने के लिए आपको क्या क्या करना है? संवाहन चिकित्सा करनी है। तो यानी आपको स्लीप इंड्यूसिंग और संवाहन चिकित्सा करनी है यानी मसाज। ठीक है, तो माइल्ड मसाज करनी है। तो ये दोनों तरीकों से आपको निद्रा लानी है। ठीक है, इसके बाद है कास। ये जो है इंपॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वाग्भट जी ने ही अधारणीय वेगों में शामिल किया है, यानी जो एक्स्ट्रा था वो यही है कास। चरक संहिता में कास को अधारणीय वेग नहीं माना गया है। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है कि अगर आपसे एमसीक्यू टाइप में पूछते हैं कि कौन सा ऐसा अधारणीय वेग है जो सिर्फ वाग्भट ने माना है, अष्टांग हृदय में माना है, तो वो है कास। ठीक है, तो अब कास से संबंधित कौन से रोग होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है कास की वृद्धि। अगर आप खांसी को रोकते हैं तो खांसी और ज्यादा आती है। ठीक है, ये सब प्रैक्टिकल देखा होगा आपने। तो कास की वृद्धि। इसके अलावा श्वास यानी कि सांस लेने में दिक्कत होती है जिसे डिस्निया कहते हैं, तो डिस्निया भी हो सकता है। इसके अलावा आपको अरुचि यानी आपको खाना खाने का इच्छा ना होना, जिसे एनोरेक्सिया भी कहते हैं, और हृदय के रोग, हार्ट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कार्डियक डिजीज भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा शोष। शोष यानी क्या? यहाँ पे शोष से अर्थ राजक क्षमा लिया हुआ है। ठीक है, तो शोष यानी राजक क्षमा या इमेंसिएशन भी कहते हैं उसे, वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके अलावा हिचकी यानी हिक्का रोग भी आपको साथ में हो जाता है। तो ये सब जो लक्षण है या विकार है वो आपको कास धारण करने से उत्पन्न होते हैं। तो इसकी चिकित्सा क्या बताई गई है? तो कास की चिकित्सा में आपको जितने भी कास हर उपाय हैं, यानी जिनसे कास दूर हो जाए, उन्हें अपनाना है। तो आपको कास हर उपाय करने हैं। किसके लिए? कास को दूर करने के लिए। ठीक है, कास हर यानी क्या हुआ? कफ पैसिफाइंग। कफ पैसिफाइंग मेजर्स लेने हैं आपको। ठीक है, इसके बाद है श्रम श्वास। श्रम श्वास यानी क्या देखा था हमने? एक्सर्शन डिस्निया, यानी जो एक्सेसिव काम करने की वजह से जो सांस फूलती है या ज्यादा दौड़ने की वजह से जो सांस फूल जाती है उसको कहा गया एक्सर्शनल डिस्निया। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है? कौन से रोग हैं वो देखने हैं। तो सबसे पहले है गुल्म। गुल्म यानी हमने पहले भी पढ़ा क्या है? फैंटम ट्यूमर्स। ठीक है, उसके बाद क्या है? हृदय के रोग, कार्डियक डिजीजेस। उसके अलावा
तो आपको सम्मोह, सम्मोह यानी अगेन क्या है, कंफ्यूजन से आप थोड़ा सा रिलेट भी कर सकते हैं कि बॉडी में इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होगी तो ब्रेन जो होगा वो थोड़ा इनएक्टिव हो जाएगा, इसलिए कंफ्यूज हो जाता है। ये सब याद रखने के तरीके हैं, ठीक है। तो ये सब लक्षण आपको श्रम श्वास को रोकने से दिखते हैं। तो इसकी चिकित्सा क्या बताई है? तो इसकी चिकित्सा में आपको पूर्ण विश्राम करने को कहा है, ताकि जो शरीर है वो वापस से अपनी श्वास की जो प्रक्रिया है उसको संचालित कर सके। तो पूर्ण विश्राम जो है वो इसकी चिकित्सा बताई गई है, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि ये श्वास वायु से संबंधित है तो इसमें आपको वात हर क्रियाक्रम करने को दिया गया है आदेश, ठीक है। ये सब आपको चिकित्सा अपनानी है। देखिए इसके बाद है कि जृंभा, जृंभा यानी क्या होता है, यौन। तो जृंभा रोग में से कौन से रोग होते हैं, तो इसमें कहा गया है कि जो रोग आपको शवतु, शवतु यानी क्या होता है, छींक, है ना। तो जो रोग आपको छींक रोकने की वजह से होते हैं वही रोग आपको जृंभा रोकने से भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो शवतु या छींक रोकने से होते हैं वही रोग जृंभा के वेग धारण से भी होते हैं, ठीक है। बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है। और उपचार के लिए आप जृंभा है यानी वात है तो आपको चिकित्सा किस प्रकार की करनी है, इसमें संपूर्ण वात हर उपाय, जिससे वात हर हो यानी वात का शमन हो, वात वायु जो है वो बढ़ी हुई कम हो, तो आपको सारे वात हर उपाय ही उसकी कैसे करनी है, चिकित्सा करनी है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं कि अश्रु वेग धारण से, अश्रु यानी क्या होती है, टेयर्स। तो अश्रु वेग धारण से कौन से रोग जो है वो उत्पन्न होते हैं, तो उसमें सबसे पहले है पीनस। पीनस यानी क्या होता है, राइनाइटिस यानी रनी नोज, थोड़ा सा नाक से पानी आना, ठीक है, राइनाइटिस टाइप का। इसके बाद है नेत्र रोग, यानी आपको आंखों से रिलेटेड डिजीजेस हो सकते हैं। इसके अलावा है शिरो रोग, यानी सिर से संबंधित रोग हो सकते हैं। तो इसके अलावा हृदय रोग भी हो सकते हैं, ठीक है। अरुचि यानी खाना खाने का मन ना करना, भ्रम और गुल्म, ये भी आपको अश्रु वेग के धारण से उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा एक जो आपने शब्द यानी कि छींक को रोकने पर देखा था, मन्या स्तंभ। मन्या स्तंभ यानी क्या होता है, नेक की रिजिडिटी, पहले भी पढ़ा आपने। तो ये भी आपको आंसू रोकने से देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं आपके अश्रु के धारण से आपको विकार हो सकते हैं। इसकी चिकित्सा क्या क्या बताई गई है, तो चिकित्सा में आपको क्या करना है, नींद लाना है, ऐसे उपचार करने हैं कि जिससे नींद आए, ठीक है। मद्य का सेवन करना है, वो कहीं ना कहीं अगेन आपको नींद ही लाएगी, ठीक है। इसके अलावा प्रिय कथाएं सुननी है जो अगेन नींद लाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आंखों को आराम देना है, तो प्रिय कथाएं सुने, इन सब के माध्यम से आपको चिकित्सा करनी है अश्रु वेग धारण से उत्पन्न होने वाले रोगों की, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि वमन, वमन यानी क्या होता है, वॉमिट। तो वॉमिट को रोकने से क्या क्या जो रोग हैं वो उत्पन्न होते हैं उन्हें देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले है विसर्प। विसर्प यानी क्या होता है, सेल्यूलाइटिस, जिसे लोकल लैंग्वेज में नागिन भी कहा जाता है, इट इज अ काइंड ऑफ डिसीज, ठीक है। उसके बाद है कोठ, कोठ यानी कि स्किन रैशेस। उसके बाद है कुष्ठ, कुष्ठ यानी कि स्पेसिफिकली जितने भी स्किन डिजीजेस हैं उनको कुष्ठ के अंडर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है नेत्र कंडु, यानी जो आपका ऑर्बिटल रीजन है उसमें इचिंग होना, इचिंग इन ऑर्बिटल रीजन। इसके अलावा आपको पांडु रोग देखने को मिलता है। पांडु रोग इज अ
ब्लड डिसऑर्डर। ओके, इसके बाद मतलब पांडु रोग में बेसिकली आपका जो बॉडी का कलर है ना वो डल लगने लगता है, ठीक है ना, पैलर हो जाता है। उसके अलावा आपको ज्वर, कांस, श्वास और रुल्लास। रुल्लास यानी कि थोड़ा सा नॉजियस फील होना, ठीक है। और व्यंग, व्यंग यानी क्या, हाइपर पिगमेंटेशन। श्वास का आपको पता है, व्यंग यानी क्या है, हाइपर पिगमेंटेशन। और लास्टली है शोथ। अब शोथ और शोष अलग है। शोष यानी ड्राइनेस होता है, शोथ यानी कि इडीमिया, ठीक है। इडीमा यानी कि स्वेलिंग हो जाना। तो ये सारे लक्षण आपको वमन के वेग धारण से देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है कि इसकी चिकित्सा किस प्रकार बताई गई है। तो वमन रोग की चिकित्सा के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले गंडूश बताया गया है, यानी कि गार्गल करना है। गंडूश यानी गार्गलिंग। उसके बाद अन्य क्या बताए हैं, धूम सेवन बताया है, ठीक है। मेडिकेटेड स्मोक, ऐसे ही किसी भी प्रकार की धूप नहीं लेनी है। कैसा, मेडिकेटेड स्मोक इनहेल करना है। इसके बाद है उपवास करना है, क्योंकि कई बार होता है कि इनडाइजेशन से भी हो जाता है, तो आपको उपवास करना है, ठीक है। उपवास इज फास्ट। इसके अलावा वृक्ष अन्न खाकर फिर वमन करना है, ठीक है। तो वृक्ष अन्न खाकर आपको पुनः वमन करना है, तो इससे जो आपको वेग धारण जन्य अन्य विकार होंगे वो भी शांत होंगे। इसके अलावा व्यायाम करने को कहा है, और थोड़ी सी इसमें जैसे रक्त वितरण, यानी थोड़ी सी ब्लड लाइटिंग करनी है, थोड़ा सा। क्यों बोला है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें पित्त की चिकित्सा करनी होती है, ठीक है। तो आपको पित्त के लिए रक्त विश्रावण करना है, विरेचन करना है। ये सब आपको पित्त की चिकित्सा के लिए, क्योंकि आपको कुष्ठ कोढ़ ये भी पित्त संबंधी ही होते हैं, इसलिए पित्त चिकित्सा बताइए, ठीक है। इसके लिए आपको वमन विरेचन और रक्त विश्रावण बताए। इसके अलावा अभ्यंग, और अभ्यंग के लिए आपको क्या क्या यूज करना है, लवण एंड क्षार युक्त तेल। क्षार मतलब अल्कली, क्षार युक्त तेल का आपको उपयोग करना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको वमन के वेग धारण से जो भी विकार उत्पन्न हुए हैं उनकी चिकित्सा करनी है। अब इसके बाद देखते हैं कि शुक्र वेग धारण से कौन से जन्य विकार होते हैं, ठीक है ना। शुक्र वेग धारण मतलब सीमन इजैकुलेशन अगर आप धारण कर रहे हैं तो उससे कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, जिसमें सबसे पहला ही क्या है, शुक्र का शरीर से क्या होना, निरंतर स्त्रवण होना, ठीक है। शुक्र का निरंतर श्रवण होना। इसके अलावा क्या क्या देखने को मिलता है, तो जो गुह्य अंग है, यानी कि गुद हुआ, वृषण हुआ, शिश्न हुआ, इनमें वेदना होना। बेसिकली आपका जो रीजन है, पेल्विक रीजन है, या मतलब मान लीजिए आपका पेनिस है, ऐसे आपका स्क्रॉटम है, इसमें पेन होना, ठीक है। इसके बाद है वृषण आदि में शोथ होना। शोथ यानी क्या था, इडिमा, तो स्वेलिंग होना, ठीक है। तो वृषण आदि में शोथ होना। इसके अलावा है ज्वर, हृत प्रदेश में, यानी हृत प्रदेश में वेदना होना, यानी कि कार्डिक रीजन में पेन होना, ठीक है। पेन इन कार्डिक रीजन। इसके बाद क्या दिया है, और इसके अलावा दिया हुआ है मूत्र अवरोध, यानी प्रॉपर यूरिनेशन नहीं हो पाना, यूरिनेशन में ऑब्स्ट्रक्शन होना, ठीक है। तो मूत्र अवरोध। इसके बाद है अंग भंग, यानी बॉडी पेन होना एकदम, ठीक है। अंग भंग यानी कि शरीर में टूटने सी वेदना होना। और वृद्धि, किस चीज की वृद्धि, जो स्क्रॉटम एरिया है उसमें इंक्रीज होना, तो उसको बोला गया है इंग्वाइनल या स्क्रॉटल हर्निया या हाइड्रोसी, ऐसे रिलेट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ वाटर फिल हो जाता है तो उसका उसमें जो वृद्धि हो जाती है उसे बोला गया है। इसके अलावा अश्मरी, अश्मरी इज व्हाट,
स्टोन्स, स्टोन फॉर्मेशन। कहाँ पे? प्रोस्टेट में, दैट इज प्रोस्टेट कैलिक्यूलाई। ठीक है। और इसके अलावा है इम्पोटेंसी भी हो सकती है, जिसे क्लैब्यता भी बोलते हैं, विच इज व्हाट? इम्पोटेंसी। तो ये सारे लक्षण आपको कब मिलते हैं? शुक्र वेग धारण करने से दिखते हैं। तो शुक्र की चिकित्सा किस प्रकार बताई गई है? तो देखिए, चिकित्सा में आपको चिकन, चिकन यानी क्या? कुक्कुट लिखा गया है, ठीक है ना, तो आपको थोड़ी बुकिश लैंग्वेज भी पता होनी चाहिए। तो आपको कुक्कुट मांस, सुरा, सुरा यानी क्या होता है? सुरा यानी बियर, ठीक है। शाली चावल, इसके अलावा ये तो आपको भोजन में लेने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको बस्ती कर्म करना है। बस्ती क्या है? वात की चिकित्सा है। और अगर शुक्र में अवरोध हो रहा है तो अपान वायु का कार्य भी अवरोध में हो सकता है, इसीलिए बस्ती कर्म करना है, ठीक है। इसके अलावा अभ्यंग करना है, अवगाहन करना है। अवगाहन हम पहले ही बता चुके हैं, इमर्जन बात है ना, बाथ टब से जो थेरेपी होती है। इसके अलावा आपको बस्ती शुद्धिकर द्रव्यों से सिद्ध दुग्ध पीना है, ठीक है। क्या करना है? जो बस्ती शुद्धिकर द्रव्य हैं, इनसे सिद्ध जो दुग्ध है, इनसे सिद्ध जो दुग्ध है उसका आपको सेवन करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है शुक्र वेग धारण जितने भी विकार हैं उनकी आपको चिकित्सा करनी है, ठीक है। देखिए, त्याज्य वेग रोधी मतलब क्या है? यानी जो मल या मूत्र आदि जितने भी वेग हैं, ठीक है, इन वेगों को धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति, ठीक है, जो क्या है? या तो जो प्यास यानी कि तृष्णा से पीड़ित है, या फिर जो शूल इनसे पीड़ित है। इस, इसके अलावा जो क्षीण है, क्षीण यानी क्या होता है? इमेसिएटेड, मतलब जो कमजोर है थोड़े से, ठीक है। या फिर जो पुरीश का वमन करते हो। पुरीश का वमन मतलब क्या हुआ? पुरीश का वमन मतलब हुआ वॉमिट ऑफ फीकल मैटर। ऐसे रोगियों को क्या करना है? आपको त्यागना है। मतलब ऐसे रोगियों की आपको चिकित्सा नहीं करनी है, इसलिए उन्हें क्या बोला गया है? त्याज्य बोला गया है, ठीक है। इसके अलावा रोगों की उत्पत्ति के विषय में बताया गया है कि जो रोग होते हैं उनकी उत्पत्ति का दो कारण होता है, मतलब दो कारणों की वजह से रोग उत्पन्न होते हैं। कौन से? या तो ये जो मल मूत्र आदि वेग है ना, ये वेग आपके शरीर में उपस्थित है, मतलब आपको नेचुरली अर्ज है और आप उसे सप्रेस करते हैं। मान लीजिए आपको यूरिनेशन की अर्ज है और आप उसे सप्रेस कर रहे हैं, तो एक इस वजह से रोग हो सकते हैं। या फिर आपके शरीर में यही वेग अनुपस्थित है, मतलब आपको कोई नेचुरल अर्ज नहीं है, बट आप उन्हें फोर्सफुली जो है रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन दोनों कारणों की वजह से जो है यूजुअली जो है जितने भी प्रकार के रोग हैं वो उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो इतना जो है आपको इस पोर्शन में बताया गया है, ठीक है। ओके, सो इस पोर्शन में हमने अधारणीय वेगों को कंप्लीट किया, रोगों की उत्पत्ति में क्या कारण है वो समझा, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। और आपको अब पूरा अधारणीय वाला पोर्शन बुक से अष्टांग हृदय से दोबारा अच्छे से रीड करना है। अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ठीक है। वहां पे मैं हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो इसका लास्ट लेक्चर होगा, उसमें हम धारणीय वेगों को समझेंगे और शोधन आदि के बारे में क्या क्या बताया गया है उसको समझेंगे, ठीक है। थैंक यू।